ओके फाइन, थैंक यू सो मच। चले मैं अभी स्टार्ट कर लेती हूँ। 9:50 पे क्लास स्टार्ट हो रही है और पिछली वाली आई थिंक से 40 मिनट्स की हुई होगी हमारी। अम, सब बच्चों ने बुक खोल ली है जो मैंने आप लोग को व्हाट्सएप पे बुक भेजी थी। यस मिस। थैंक यू सो मच। काइंडली सब अपनी बुक खुद खुद से खोल लें, मैं चेक तो नहीं कर सकती हूँ, जाहिर सी बात है क्योंकि फिजिकल नहीं है। बट बी ऑनेस्ट एंड ओपन योर बुक ताकि आप लोग को चीजें समझ आए कि एक्चुअली चल क्या रहा है क्लास में। सही है। बुक का पेज नंबर 1 to 3 जो है उसमें जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है हम वहां पर हैं। ठीक है। तो आप लोग अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या जिस तरह से आप लोग को कन्वीनियंट है वैसे है ना, क्या नाम है, अम, खोल लें आप लोग। ठीक है। सही। तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है हमारे पास। हसनैन, आप इन नाम को जो है ना, वो जो फर्स्ट नेम थे उनको आप फिजिकली कहीं पे लिख लें। ठीक है। और आप उसकी भले मुझे पिक्चर भेज दीजिएगा। सही है। और हाँ, उस पे लिख लीजिएगा कि HRM की क्लास सेशन फर्स्ट और ग्रुप ऑफ नेम। वैसे तो मैंने अपने पास स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं, तो इसलिए प्रॉक्सी वगैरह का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पर। और अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है क्योंकि अब 5 मिनट्स हो ही गए, तो अभी भी आप बच्चों के नाम जो है ना नोट डाउन कर लें और सेक्शन नंबर 2 करके हेडिंग डाल दें कि सेक्शन 2 में ये वाले बच्चे प्रेजेंट हैं। सही है। और आप मुझे उसकी पिक्चर भेज दीजिएगा। ओके। तो मुझे आइडिया भी हो जाएगा, फिर मैं अपने पास जो है ना एक्सेल पे कहीं एक लिस्ट बना दूंगी सब बच्चों के कि भाई ये HRM के ये वाले ये बच्चे हैं, ये बच्चों की लिस्ट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस हुआ करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है इन्होंने, द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग आउट द पीपल, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग एंड अप्रेजिंग। ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं और जो भी पॉलिसीज होती हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है हमारे पास, हम ह्यूमंस को या ह्यूमन एक्सपेक्ट के नेचर के सारे काम क्या कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास मैनेजमेंट पोजीशन पे जो है ना, क्या नाम है, डे टू डे चीजें होती हैं ह्यूमन रिसोर्स या पीपल्स को लेके। ठीक है। और इन जिसमें हमारे पास रिक्रूटमेंट आ जाता है। रिक्रूटमेंट का आप लोग को मतलब तो पता होगा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी हायरिंग वगैरह करना। ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास स्क्रीनिंग आता है। स्क्रीनिंग यानी कि भाई जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से हम किन किन को फाइनलाइज करें। ठीक है। एंड देन ट्रेनिंग, जो फाइनलाइज हो जाते हैं इंटरव्यू और सब चीज़ों को मीट कर लेते हैं, देन उसके बाद उनकी ट्रेनिंग किस तरह से करनी है। एंड देन रिवॉर्डिंग एंड अप्रेजिंग, फिर उनको किस तरह से मोटिवेट करना है थ्रू रिवॉर्ड, और उनको अप्रेजल कैसे करना है, यानी उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से क्या करना है, इवेल्युएट करना है। आपने देखा होगा कि क्या नाम है, बहुत सारे जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें जब हमारे पास एड्स वगैरह आते हैं, तो आप कभी ईमेल वगैरह देखिएगा, उसमें हमेशा ईमेल में www.com recruitmentjob.com .pk.com इस तरह करके लिखा हुआ होता है, या फिर www.com HRM रिक्रूटमेंट ऐसे करके ईमेल्स आपको दिए हुए होते हैं। तो आप जो भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके HR डिपार्टमेंट में जाती है, और वो फिर हमारे पास देख रही होती है, उन वो दे लुक आफ्टर कर रही होती है कि जो भी हमारे पास एप्लीकेंट है, ये जो भी हमारे पास अप्लाई कर रहा है, ये हमारे पोजीशन को मीट कर रहा है नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या नाम है, एक एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट हो गई। अब जैसे कि हमारे पास डे टू डे चीजें एडवांस हो रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे पास चीजें डेवलप्ड हो रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी जो है ना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है और स्क्रीनिंग का भी। तो इससे क्या होता है, असल में इनकी बहुत सारा टाइम और एनर्जी क्या नाम है सेव हो जाता है, और एक्यूरेट क्या नाम है हायरिंग होती है।
क्योंकि आपको क्या कैसे होता है उसमें उसमें ये होता है कि जो भी आपको वेबसाइट दी हुई होती है जहाँ पर आपको क्या नाम है अप्लाई करना होता है, तो वहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ होता है, जिसमें जो है ना ये लोग जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है। अब उसमें जो भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है उनको रिक्वायर्ड किया हुआ है, उनको रेड मार्क किया हुआ है कि कंपलसरी फिल्ड है। तो जो क्या नाम है उसको उसको मीट नहीं कर रहा होता है तो एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो एक वहां पर हमारे पास टाइम सेव हो जाता है कि हमारे पास अननेसेसरी लोग अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं वो ही अप्लाई कर रहे होते हैं। देन स्क्रीनिंग और रिक्रूटमेंट में भी आपके पास इस तरह के टेस्ट होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं और चीजें होती हैं जहाँ पर भी आपको क्या नाम है बिल्कुल अंदाजा हो जाता है कि ये इंडिविजुअल जो है ना, ही और शी जो भी, ये हमारे इस जॉब के लिए सुटेबल ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और एक्यूरेट हायरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा वो इम्पैक्ट होती है। ज़ाहिर सी बात है, आपके पास गुड टैलेंट होगा, अच्छी हायरिंग होगी, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी वैसी ही होगी। आपका जो स्टाफ है, जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, वो आपको इनोवेटिव आइडियाज़ देगा, वो आपको जो है ना क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएगा, वो आपको मार्केट में जो है ना आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करवाएगा, आपका जो है ना बेस्ट मैच करवाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल, जो आपके वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ या थ्रेड्स हैं, उनके बेस्ट मैच आपको अच्छी स्ट्रेटजीज देगा, अच्छे प्लान्स के साथ आएगा, गुड इम्प्लीमेंटेशन होगी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इटसेल्फ बाकी चीजें तो वैसी ही होती हैं, आपका स्ट्रक्चर अगर हो गया, दीवारें हो गई, फर्नीचर हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब चीजें तो एक रिसोर्स है, मतलब ये नॉन फिजिकल है, नॉन लिविंग थिंग है। एक्चुअल जो सारा काम होता है वो तो इंसान कर रहे होते हैं वहां पर। उन सब चीजों से जो भी हमारे पास मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होती है, जो मैक्सिमम आउटपुट होता है, वो वहाँ के ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स ले रही होती है। ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग आपके लिए यूजलेस है अनटिल आपका स्टाफ जो है ना वो मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव ना हो। तो इसीलिए हाँ हाँ, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो उससे पहले जो ह्यूमन थे उनको लेबर्स की तरह ट्रीट किया जाता था, उनसे जो है ना बहुत ज्यादा हार्ड, हाँ बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, और उनकी इस तरह से क्या नाम है ट्रीटमेंट नहीं थी। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अ, फिर एक चेंज आया, और क्या नाम है फिर ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि ह्यूमन इज इटसेल्फ रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन लेबर नहीं है, वो रिसोर्स है, वो मशीन नहीं है, वो रिसोर्स है। और अब नाउ इन अ मॉडर्न HRM, इसको हम HRM नहीं बल्कि HCM भी बोलते हैं इन मॉडर्न टर्मोलॉजीज, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, क्योंकि कैपिटल क्यों बोल रहे हैं कि ह्यूमन इटसेल्फ, यानी कि आपका जो भी इंडिविजुअल है, आप उस पर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको इटसेल्फ रिटर्न देगा। और उस रिटर्न को भी जो है ना मेजर किया जाता है डिफरेंट वे में, जो हम कमिंग स्लाइड्स में या कमिंग चैप्टर्स में आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ओके, काइंडली आप लोगों को मैं फिर से ये बोलूंगी कि आप लोग प्लीज रीडिंग किया करें, प्लीज चीजों को पढ़ा करें। सिर्फ लेक्चर से आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। आप लोग जब रीड करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आप लोग को बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होंगे। ये आप लोगों के लिए मेरा सिंसियर एडवाइस है। और काइंडली आप लोग शॉर्टकट्स मत ढूंढें किसी भी चीज को लेके। आप लोग अगर शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो आप सुपरफिशियल वे में जो है ना सिर्फ इम्प्रूव करेंगे, लॉन्ग टर्म वे में आप लोग की सक्सेस नहीं होगी। तो काइंडली आप लोग रीडिंग को बहुत एम्फेसाइज करें। ये मेरा आप लोग के बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग अ इंडिविजुअल, आप लोग के लिए एडवाइस है कि आप लोग रीडिंग करें। रीड करेंगे आप लोग को बहुत चीजें समझ आएंगी, आप लोग को क्वेरीज होंगी, आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे, आप लोग को फायदा होगा ये जो आप लोग टाइम यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, पर्सनल
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। हेलो। जी, जी मैम अभी आ रही है। जी ओके, मैम आ रही थैंक है। यू सो मच, आ थैंक यू रही सो है। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ये बीच में जो है ना नेट इंटरप्ट हो गया था, तो उसकी वजह से जो है ना क्या नाम है, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो गया होगा। अच्छा, आप लोग ने पिछले अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप लोग सुन रहे थे ना कि मैं क्या बात कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग से आवाज डिस्कनेक्ट हुई होगी। ओके, मैं आप लोगों से पर्सनल एक्सपेक्ट ऑफ अ मैनेजर जॉब उसकी बात कर रही थी कि उसमें जो है ना क्या नाम है, उसमें जो है ना क्या नाम है, क्या क्या चीजें हैं जो मैनेजर देख रहा होता है। तो कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस, ठीक है, सबसे पहले तो क्या नाम है, क्या मैनेजर की क्या क्या जॉब्स होती है कि वो जॉब एनालिसिस जो है ना कर रहा होता है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ ईच ईच एम्प्लॉय जॉब, के ईच एम्प्लॉय की क्या जॉब है उसको वो डिटरमाइन कर रहा होता है। प्लानिंग लेबर नीड एंड रिक्रूटमेंट जॉब कैंडिडेट, ठीक है, और लेबर नीड्स को जो है ना वो देख रहा होता है और रिक्रूटमेंट कर रहा होता है जॉब कैंडिडेट के लिए कि भाई कहाँ पर वैकेंसी खाली है, तो फिर वहां पर वो क्या कर रहा होता है, रिक्रूटमेंट कर रहा होता है। एंड उसके अलावा सिलेक्टिंग द जॉब कैंडिडेट, ठीक है, जॉब कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहा होता है कि भाई जॉब कैंडिडेट स्क्रीनिंग कर ली, अब बता रहा है कि क्या नाम है, कौन सा जो है ना क्या नाम है कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट किया जाए। एंड मैनेजिंग द वेज एंड सैलरीज, यानी कंपनसेटिंग द एम्प्लॉय, जिसमें हमारे पास कंपनसेशन एम्प्लॉय आ जाता है। एंड प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स, क्या क्या इंसेंटिव और बेनिफिट्स देने हैं, सिर्फ सैलरी नहीं होती है, उसके अलावा आपने देखा होगा कि आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं, यानी अभी बहुत सारे बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस तरह से तो वो आप लोग को इस तरह से बता रहे होते हैं कि भाई आपकी ये बेसिक सैलरी है, इसके साथ ये आपके बोनसेस हैं, ये आपके पर्क्स हैं, ये अलाउंसेस हैं, और ये ओवर ओवर शिफ्ट के ये पैसे हैं, या अगर आप वीकेंड्स को करते हैं या एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स देते हैं तो ये कमीशन है। तो ये सब चीजें इसलिए की जा रही होती हैं ताकि एम्प्लॉय जो है ना अपना एक्स्ट्रा आउटपुट दे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड टारगेट्स अचीव हो, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी हो, और क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो और ऑब्जेक्टिव अचीव हो, और जो एम्प्लॉय है वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे, ताकि जो है ना क्या नाम है, गुड परफॉर्मेंस की वजह से हमारे गोल्स एंड आउटपुट अचीव हो। तो ये उसको मोटिवेट करने के लिए जॉब ये एक्स्ट्रा चीजें जो है ना उसके साथ अटैच कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों के अलग अलग मोटिव्स होते हैं, कुछ लोग मनी से मोटिव होते हैं, मोटिवेशन मिलती है अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों के साथ साथ कैरियर मोटिव्स भी होते हैं, फाइनेंशियल के साथ भी। अगर एक स्टूडेंट है तो उसका सिर्फ मनी जो है ना क्या नाम है मोटिव नहीं होगा, बल्कि उसका मोटिव एक ये भी होगा कि जॉब के साथ उसे थोड़ी पढ़ाई का भी टाइम मिले, ताकि अगर वो पढ़ाई के लिए कमा रहा है तो वो उस पढ़ाई को टाइम भी दे सके। तो पर अगर एक
मैरिड मैन एंड वुमेन है तो उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी। वो ये ऐसी जॉब प्रेफर करेगा कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाए, क्योंकि फैमिली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर कोई ऐसा बंदा होगा कि क्या नाम है, जो बिल्कुल ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और उसकी ना पढ़ाई है ना कुछ ऐसे, तो उसके लिए फाइनेंशियल चीजें मैटर करेंगी कि भाई फाइनेंस में मुझे मेरे इंसेंटिव मिले, बोनसेस मिले। तो हर बंदे की, क्योंकि हर बंदे का स्ट्रगल, हर बंदे का लाइफ पैटर्न डिफरेंट है, हर बंदा डिफरेंट चीजों से गो थ्रू कर रहा है, तो उसके मोटिवेशन भी डिफरेंट होते हैं चीजों को लेके। तो डिफरेंट सिनेरियो हो, तो ये सब जो होता है, ये सारी चीजें, ये जो एम्प्लॉय होती हैं और ये जो मोटिवेशन है, ये सब बेसिकली रिक्रूट करते हुए और सिलेक्शन करते हुए अप्रेजल में, इन सब चीजों में ही मॉनिटर किया जा रहा होता है कि ये जो हमारे पास कमिंग इंडिविजुअल आ रहा है, ही एंड शी जो भी, ये हमारे पास किस नेचर का है। ये जो आईक्यू इंटेलिजेंस, ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सब इसीलिए लिए जा रहे होते हैं कि हम बेसिकली ह्यूमन का नेचर जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसका बिहेवियर और उसके मोटिवेशन और उसकी उसके एक्चुअल उसको हम जज जज कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उससे ऑफर्स दें और उसके अकॉर्डिंग हम उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करवाएं। ठीक है। उसके बाद है अप्रेजल, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस है, एंड कम्युनिकेटिंग में इंटरव्यूइंग इंटरव्यूइंग आ गया, काउंसलिंग आ गया, डिसिप्लिनिंग आ गया। अच्छा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स, और देन उसके बाद बिल्डिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट। अच्छा, बिल्डिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट इटसेल्फ भी एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ये कमिटमेंट ऐसी नहीं हो जाती है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं और बस आपकी कमिटमेंट बढ़ गई। नहीं, एम्प्लॉय को एंगेज किया जा रहा होता है, उसको जो है ना सेटिस्फाई किया जाता है, एंड देन उसके बाद उसकी एक कमिटमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन से। वो कमिटमेंट इस तरह से ही डेवलप्ड होती है जब आप एम्प्लॉय को जो है ना इंगेज करते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय की कमिटमेंट नहीं लेंगे, तो आपने उस पे अपना इन्वेस्टमेंट तो कर ली, उसको ट्रेनिंग्स दे दी, उसको जो है ना क्या नाम है, सारी चीजें सिखा दी, सारी टिप्स एंड टेक्निक सिखा दी, और उसकी कमिटमेंट ही नहीं एंगेज हो पा रही है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसे कोई अच्छी ऑफर मिलेगी किसी भी कॉम्पिटिटर से, किसी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो क्या कर लेगा, यहाँ पर स्विच ऑफ करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेगा। तो ये कमिटमेंट वह पड़ती है जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिविजुअल की, जब वो सेटिस्फैक्शन लेवल हो उसे, जब उसे पता हो कि मैं भले ये जॉब स्विच कर भी लूं या कर भी लेता हूँ, पर मुझे वहां पर ये रिलीव्स नहीं मिलेंगे, मुझे वहां पर ये एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। अगर मेरी सैलरी ज्यादा होगी तो उसके साथ ये सब चीजें नहीं होंगी। तो ये कमिटमेंट वब होती है जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है अपनी जॉब से और इंगेज्ड होता है, यानी उसे बोरेडम नहीं होती, वो एंगेज होता है, उसे पता है कि मेरी डेवलपमेंट हो रही है, मैं पॉलिश्ड हो रहा हूँ, मेरी प्रमोशन हो रही है। तो ये कमिटमेंट उसकी डेवलप्ड हो जाती है, तो वो फिर टर्न टर्न ओवर रेट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का भी कम होता है, क्योंकि टर्न ओवर रेट भी इटसेल्फ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। ठीक है। तो ये सब चीजें हम इंशाल्लाह वन बाय वन पढ़ेंगे, अभी हम ऐसे ही सुपरफिशियल वे में चीजें देख रहे हैं थोड़ा सा ग्राउंडिंग बनाने के लिए। फिर है पर्सनल मिस्टेक्स। पर्सनल्स क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, हायर द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब। ठीक है, अगर रॉन्ग हायरिंग कर ली, अगर रॉन्ग हायरिंग कर ली तो यहाँ पर भी क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है इस तरह से, क्योंकि भाई आपने ऐड दिया, एक उसकी कॉस्ट, फिर इंटरव्यूइंग पे टाइम लगाया, उसकी कॉस्ट, फिर उसके बाद जो है ना उसको, हाँ, 1 महीने के पैसे दिए हैं या फिर उसके साथ ट्रेनिंग पे काम टाइम लगाया, तो उस सब में आपका एक आपका ह्यूज अमाउंट का टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज, सबका एक क्या होता है, आप एक हैवी लॉस फेस करते हो अगर आप रॉन्ग हायरिंग करते हो। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि टर्नओवर भी एक्सपीरियंस करते हैं, यानी हाई टर्नओवर एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं हायर कर रहे हैं, तो आपका टर्नओवर रेट क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और टर्नओवर रेट की वजह से क्या होता है कि आप इटसेल्फ इसी प्रोसेस में ही रहते हो, भाई आपके लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं,
तो आपको दोबारा दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ रहा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन स्क्रीनिंग का। तो ये भी एक टाइम वेस्ट है। ठीक है, इससे भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये भी मिस्टेक्स पर्सनल कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड फिर क्या है, हैव योर पीपल नॉट नॉट डूइंग देयर बेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब हायरिंग के बाद आप आपको आपको टिप्स एंड टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि आपको एक बंदे का मैक्सिमम पोटेंशियल किस तरह से निकालना है ताकि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल वो दे, तो ऑर्गेनाइजेशन को गोल फायदा हो और वो अपने गोल्स एंड बेनिफिट्स अचीव करें। वेस्ट द टाइम विद यूजलेस इंटरव्यूज। ठीक है, वो ऑफ कोर्स आप रॉन्ग हायरिंग कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अगेन एंड अगेन हायरिंग हो रही है, प्रोसेस इटसेल्फ रिपीट हो रहा है। हैव योर कंपनी इन कोड बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि क्या नाम है, एम्प्लॉय की जो राइट्स है उसको वायलेट कर रहे हैं आप या किसी तरीके से, तो आपको कोई भी सू कर सकता है, आप पे कोई भी केस कर सकता है। तो ये भी जो है ना क्या नाम है, आपको आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल और आपको लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये भी आपको जो है ना लेबर रिलेशन और लेबर लॉ लॉ का भी बहुत ज्यादा ख्याल करना होता है। ठीक है, हैव योर कंपनी साइटेड बाय OSHA फॉर अनसेफ प्रैक्टिसेस। OSHA हमारे पास बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड डेवलपमेंट। आई थिंक सो दिस इज लाइक एब्रिविएशन इसकी यही है। हम्म, तो ये हमारे पास यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। एंड ये बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल एजेंसी है। तो ये हमारे पास जो है ना, इनके जो फाउंडर हैं वो हमारे पास हैं, राकेश फाउंडर है और 1971 में जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। एंड वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बेसिकली अश्योर कर रही होती है जो ऑक्यूपेशनल स्पेसेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को लुक आफ्टर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी साइट्स जो होती हैं जो कि डेंजरस साइट्स होती हैं, यानी कि केमिकल में हो गया या फिर आप किसी गैस इंडस्ट्री वगैरह को देख लें, या इसके अलावा अगर आप जो है ना क्या नाम है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देख लें, वहां पर बहुत सारी मशीन्स पे जो है ना प्रिकॉशंस दी हुई होती है कि आप लोग जो है ना चाइल्ड को जो है ना क्या नाम है वहां पर मत करें। यानी कि एक उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है कि अगर किसी बंदे को क्या नाम है हार्ट हार्ट इशू है, या किसी बंदे को या कोई विजन के इशू है, मतलब कोई देखने में प्रॉब्लम है या कुछ भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, तो वो बंदा को इस नेचर का वर्क मत दे। जैसे कि आपने देखा होगा ये जो शीशे के बैंगल्स हैं, आई आई very long time I listen about this. I don't know it's true or not, but someone told me the story about that कि ये जो बैंगल्स होते हैं शीशे के, ये फैक्ट्रीज में बन रहे होते हैं और इसका जो पाउडर होता है जो इसके विद सांसों के साथ आपका ले रहे हैं, तो वो आपके अंदर सिस्टम को डैमेज कर रहा है। या कोई भी केमिकल हो गया जो मतलब आप कोई भी हैसल हो सकता है अगर आप जो है ना क्या नाम है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस या फिर सेफ्टी के जो है ना क्या नाम है प्रिकॉशंस वगैरह ना लें। तो ये भी है कि आपकी कंपनी वहां पर अनसेफ प्रैक्टिसेस के लिए तो साइटेड नहीं है, यानी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है इस चीज को लेके। तो ये सब चीजें भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर कर रही होती है। जैसे कि अभी आप देख लें हमारे पास जो पेंडेमिक का इशू आया, तो इसमें क्या कह रहे हैं, यही तो है हमारे पास कि आपके जो भी डॉक्टर्स हैं, आपके जो भी फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, आप उनको अगर
उनको अगर आपने क्या नाम है ड्यूटीज पे लगाया है तो आप उनको सेफ्टी और क्या नाम है फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ताकि वो वनरेबल ना हो किसको लेके, वायरस को लेके। तो अब तो खैर वैक्सीन भी आ गई है, लेट्स सी के वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है। तो इन डॉन न्यूज़पेपर आई आई रेड अबाउट इट के काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही है काउंट्स वगैरह को, जैसे यूरोप कंट्रीज में और इटली वगैरह में। और पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, बट ऑल द टाइम हेडलाइंस वगैरह आती है कि इतने हजार लोगों को वैक्सीन दे दी, इतने को दे दी, ऑन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दे दी। अब ये कह रहे हैं कि एल्डर्स को दे रहे हैं, यानी अबव 65 या 65 जो एज में जो लोग हैं उनको अब ये वैक्सीन दे रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा है have some employee think their salary are unfair and inequitable relate to other in the organization। अगर एम्प्लॉय को ये फीलिंग्स आती है कि भाई उनकी जो सैलरी है वो अनफेयर है या इनइक्विटेबल है, यानी कि इक्वल नहीं है, फेयर नहीं है, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो वो भी यानी कि आप एम्प्लॉय को उनके राइट के हिसाब से सैलरी देंगे। पर खैर ये सब चीजें प्रैक्टिसेस तो यहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर आप विलेज साइड पे चले जाएं तो जो हमारे पास लेबर क्लास होती है उनसे जो ऑनर्स वगैरह होते हैं वो बहुत हैवी वर्क ले रहे होते हैं और बहुत बुरे कंडीशंस पे वो काम कर रहे होते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो और यहाँ पे भी आप लोग देख लें, जो भी यूथ होती है जैसे कि स्ट्रगलिंग में होती है, जैसे कि 19 17 18 और टुवर्ड्स 20, इस तरह की जो रेंज होती है 18 से लेके या अंडर एज, तो वो बेसिकली बेचारे बहुत कम पैसों पे काम कर रहे होते हैं बिकॉज दे नीड मनी। और फिर यहाँ पर चीज़ें फॉलो भी सही से नहीं होती हैं, तो ये सब चीज़ें भी बहुत हैं। मतलब आप उनको उनका राइट सैलरी पे करें। Allow a lack of training to determine your department effectiveness। आप ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, तो ये भी एक आपके लिए क्या है, मिस्टेक्स होती हैं। कमेंट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो आया ही इसलिए था क्योंकि बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो क्या हुआ, फिर रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन क्यों आता है? रेवोल्यूशन वही आता है जब बहुत ज्यादा क्या नाम है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, तो फिर रेवोल्यूशन आया एंड देन उसके बाद जो है ना क्या नाम है, बहुत सारे लॉस पास हुए कि क्या नाम है, आपको जो है ना ड्यूरिंग वर्क जो है ना क्या नाम है, सिर्फ ड्यूरिंग वर्क आप लेबर्स के जो है ना क्या नाम है राइट्स प्रोटेक्ट करें। अच्छा, अच्छा, हमारा टाइम फिर से आउट होने वाला है और अभी जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे। सही है। एंड लेट्स सी के um, अभी ज्वाइन करके दोबारा हम आगे और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, किसी की कोई क्वेरीज है तो काइंडली मुझसे पूछ लें ताकि मुझे थोड़ी तो लगे कि बच्चे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहे हैं। काइंडली कोई तो मुझसे कोई क्वेरीज तो पूछ ले, आई मीन। मैम वो OSHA का आपने वो फुल फॉर्म क्या बताया था? मैंने बताया था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, और ये फेडरल एजेंसी है जो कि क्या नाम है, ऑक्यूपेशनल तो ऑफ कोर्स जो वर्किंग प्लेस है वहां पर एम्प्लॉय के हेल्थ एंड सेफ्टी को मॉनिटर करती है। सही है। और यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। और हेल्थ हेडक्वार्टर जो है ना इसका वॉशिंगटन में है। ठीक है। तो जैसे कि आपने ये देखा होगा, जैसे यूएन बनी हुई है उसमें बहुत सारे लोग मेंबर्स हैं वहाँ के, और वो लोग जो है ना क्या नाम है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हाँ, क्या जहाँ पर भी, अब जैसे अभी बुर्मा में क्या नाम है बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, क्या नाम है वहाँ के लीडर्स को जो है ना क्या नाम है जेल कर दिए हैं, और वहाँ पर मिलिट्री कॉप्स जो है ना क्या नाम है
सप्रेस कर रही है लोगों को, या फिर अभी सिंपल सा कश्मीर का इशू ले लें, तो जो यूएन है वो क्या कर रही होती, वो फिर अपने जो है ना क्या नाम है उनको थोड़ा सा बैलेंस करती है उन चीजों को कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑल ओवर द ग्लोबल पीस मेंटेन करती है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना क्या नाम है जो एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी है उनको लुक आफ्टर कर रही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं, इनके ऑफ कोर्स बने हुए होंगे, कोई स्टैंडर्ड्स पॉइंट बने हुए होंगे, उसको फुलफिल करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना ऑर्गेनाइजेशन उस लिस्टिंग में नहीं आएगी, और अगर फुलफिल नहीं करेगी तो उसमें आएगी। जैसे क्वालिटी कंट्रोल के बने हुए होते हैं, और इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के भी बने हुए हैं। ओके। ओके मैम, अभी तक जितने भी बच्चे थे मैंने उनको अपने पास नोट डाउन कर लिया। मैंने वैसे हसनैन को भी बोला हुआ है, हसनैन भी आज, हसनैन थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, एंड अटेंडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया हसनैन। एंड ये क्लास अभी थोड़ी देर में एंड हो जाएगी, जब तक कि हमने कंटिन्यू किया हुआ है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लिंक से जो है ना ज्वाइन करेंगे और री कंटिन्यू करेंगे उसे। ओके। फिर जो है ना क्या नाम है एचआर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, गेटिंग रिजल्ट्स, बॉटम लाइन ऑफ मैनेजिंग। बॉटम लाइन ऑफ मैनेजिंग बेसिकली क्या होता है हमारे पास, गेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है। एचआर मैम मेरा क्रिएट्स एक वैल्यू क्वेश्चन। बाय इंगेजिंग। जी बेटे। मैम बेसिकली जो एचआरएम है उसे इन शॉर्ट क्या कहते हैं? मतलब आपने बहुत एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन अगर इन शॉर्ट अगर कहें तो कैसे हम किसी को डिफाइन कर सकते हैं कि एचआरएम क्या है? बेटे एचआरएम इज ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल। ठीक है, कि भाई आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको आप किस तरह से उनका मैक्सिमम पोटेंशियल आप निकालेंगे। ठीक है, उनको जो है ना क्या नाम है किस तरह से मैनेज करना है। सही है। जैसे आप सिंपली आप देख लें, आप देखें, आप टाइम मैनेजमेंट को ले लें, तो टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ क्या है, कि आप अपने टाइम को इन किस तरह से यूज करेंगे कि आपको उससे मैक्सिमम फायदा होगा। समझ आ रही है आपको? या फिर आप सिंपली अपनी इस डिग्री को ले लें, आपके ये जो अभी क्लासेस चल रही हैं, या अपनी ये जो 4 ईयर की स्टडीज है, आप इसको किस तरह से इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। या फिर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, या फिर इंटर हो जाते हैं, या फिर पीएचडी हो जाते हैं, या एमफिल हो जाते हैं, या कुछ भी बन जाते हैं आप, मतलब कोई भी जो आपके कैरियर गोल्स है, सीए कर लेते हैं, सीएसएस कर लेते हैं, कुछ भी। अब उसका मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से लेना है, कि भाई ये आपने अटेंड किया है, अब इसको किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो जैसे अब आप टाइम की बात करेंगे, तो आप किस तरह से आप अपनी प्रॉपर रात की नींद लेंगे, फिर सुबह अर्ली उठ जाएंगे, फिर अर्ली उठने के बाद जो है ना आप इररेलेवेंट चीजों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल, इंस्टा नहीं, फौरन ब्रेकफास्ट किया। जो आपके रूटीन है, आप अपना कोर्स पढ़ेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, तो इस तरह से आप लोग उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म आपको क्या मिलेगा, फायदा होगा उससे। तो इसी तरह जो हायरिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो भी हायरिंग करते हैं वो, तो अब वो पे कर रहे हैं, वो अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो टाइम दे रहे हैं, तो अब उनसे वो काम लेना भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अनटिल क्या कर रहा हूँ कि वो बैठ के सैलरी खाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन तो लॉस करेगी इस तरह से। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन अगर हायरिंग करती है तो उनके पास प्लान होता है पूरा, कि हमें इस तरह किस तरह से इनसे मैक्सिमम काम लेना है, मैक्सिमम इसको इन द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है, कि भाई ये हर एक्सपेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद हो। अगर हम इसको 20 की सैलरी दे रहे हैं तो ये हमें 40 का काम करके दे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है। तो उसके साथ सिर्फ ये नहीं होता कि उससे लेबर्स की तरह काम लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस तरह से ट्रीटमेंट करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा, वो स्विच ऑफ कर लेगा, टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा। तो उसके साथ उसमें बहुत सब चीजें आ जाती है, कि भाई अगर वो काम कर भी रहा है तो उसकी तरह से उसी हिसाब से उसको इतनी फैसिलिटीज भी दी जाए। अगर जैसे आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट का भी काउंट होता है, ऑफिस किस तरह से बना के दिया हुआ है, उसमें लाइटिंग कैसी है, फर्नीचर कंफर्टेबल है नहीं कंफर्टेबल है, और क्या नाम है, और क्या नाम है
बैठते-बैठते जो है ना कमर में कहीं तकलीफ तो नहीं है, या फिर आप देखते नहीं है मेंबरशिपिंग देते हैं, जिम की देते हैं, गोल्फ वगैरह की देते हैं, वेकेशंस देते हैं, गाड़ी देते हैं, अपार्टमेंट देते हैं, तो मतलब बहुत चीज़ें हैं ना, तो हर तरह से बस वो ये कहते हैं कि ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है, आप ये अचीव कर लें, आपके इसके अगेंस्ट आप जो चीज़ यानी एम्प्लॉयमेंट के नेचर के हिसाब से उसको ऑफ़र कर रहे होते हैं कि ये रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, ये बोनसेस मिलेंगे। तो ये सेल्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब चीज़ें देख रही होती है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी एश्योर कर रही होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो एम्प्लॉयी के साथ। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है अंडर एज पीपल को जो है ना आपने हायर ना किया हुआ हो कि 18 साल से छोटे बच्चे से आप काम ले रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या होगा, वायलेशन है ना, उस वो फिज़िकली भी डेवलप नहीं है, मेंटली डेवलप नहीं है। आप उससे अगर भारी चीज़ें उठवा रहे हैं या उसको किसी भी ऐसी डेंजर वर्क में क्या नाम है इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो अपने किसी बॉडी पार्ट को डैमेज कर लेगा, उसकी आँखें खुदा ना ख़ास्ता ख़राब हो जाएँगी, या कोई इंजरी हो जाएगी, या कोई हादसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी जो है ना ऑर्गेनाइज़ेशन, ये जो हमने अभी पढ़ा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर लेबर लॉ, बहुत सारे लॉ भी पास हुए हैं। आपने देखा होगा कि हर ऑर्गेनाइज़ेशन के लीगल एडवाइज़र्स भी होते हैं। ये सब चीज़ें वो लोग एश्योर कर रहे होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी कोई प्रैक्टिसेज़ ना करे जिसकी वज़ह से क्या हो, अम फ्रॉड हो, कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो, या फिर क्या नाम है एम्प्लॉइज़ के साथ फ्रॉड हो। अच्छा, कस्टमर्स के साथ फ्रॉड वो किस सेंस में कवर किया जा रहा होता है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट में भी, जो क्वालिटी आपने नहीं देखा होगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट के भी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होते हैं। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि फलाँ टीम ने छापा मार लिया, अभी जैसे कोरोना वायरस में हर जगह पे कोई टीम विज़िट्स पे जा रही है और देख रही है कि प्रैक्टिसेज़ हो रही हैं, नहीं हो रही। जहाँ पे नहीं हो रही है उनको शट डाउन करवा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रैक्टिसेस को अश्योर कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर प्रैक्टिसेस वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इटसेल्फ वहाँ